Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन। आज के सेशन में SP48 जो स्टेट एसटी थी उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर और उनको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो 21 से हमारा स्टार्ट थे क्वेश्चन नंबर, और हमारे पास एक सीरीज नंबर की गिवन थी और ये कहा गया था व्हाट इज द मीडियन, यानी कि इसकी माध्यिका क्या है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जितने भी नंबर्स हमें गिवन है, जितनी भी संख्याएं हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि आरोही क्रम में लगा लेंगे। तो कैसे आएगा, जैसे 4 लिखा हुआ है, सबसे पहले 4 नोट कर लेते हैं। 4 के बाद अगला बड़ा नंबर, 4 से बड़ा नंबर कितना आएगा हमारे पास, 6 है, 7 है, तो 6,7 हो गया। 7 के बाद 9 है और 9 के बाद कितना हमारे पास 14 है, तो 9 और ये 14 आ गया। तो 9 और 14 का नंबर भी लग चुका है। इसके बाद 15 है, तो 15 भी लिख लेते हैं, सबको असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद 18 आएगा, तो 18 लिख दिया, और 18 के बाद 21 है, फिर 26 है, ठीक। तो 21 और ये 26। फिर सारे पदों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पद हैं। और अगर हमें 9 पद हैं, पदों की संख्या है विषम, तो मीडियन माध्यिका क्या होती है, n+1/2वां पद होता है, ठीक। मतलब कि टोटल पद कितने हैं, 9, तो 9+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म, ठीक है। मतलब कि 9 में एक जोड़ा, 10 में से 5 गया, यानी कि 5th टर्म, जो 5वीं टर्म होगी वो उसकी मीडियन बनेगी। तो भाई देखो, आरोही क्रम में जो लगाए थे 1 2 3 4 5, तो यहां से हमारी मीडियन जो है वो बन जाएगा, मीडियन वाला पद आपका 14, और ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर बनेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज डायमीटर 21 मीटर एंड हाइट 12 मीटर। एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक, कुछ इस तरह से बना लेते हैं, जिसका डायमीटर यानी कि व्यास दे रखा है और हाइट दे रखी है। तो हाइट तुम्हें पता है 12 मीटर है, और वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो आर यानी त्रिज्या की जरूरत है, और हमें पता है कि त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, तो इसका व्यास मतलब पूरी लेंथ यहां से आपकी 21 मीटर है। तो रेडियस की जगह हम क्या लगा देंगे, रेडियस लगा देंगे 21 डिवाइडेड बाई 2 मीटर, ठीक। एच हाइट हमारे पास है, आर हमारे पास है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 लगा दें, पाई आर स्क्वायर एच, ये भी किसी भी बेलन का आयतन होता है। आर स्क्वायर यानी कि 21/2 की 2 बार गुणा, तो ऐसे लिख लें, आर स्क्वायर की जगह 21/2 और ऊंचाई की जगह 12, क्योंकि 12 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 12, 3 बार डिवाइड होगा, 7 से भाग कर देंगे 3 बार, तो ये 9 हो गया और 21 हो गया। तो 21 नेम कितना होता है, 189, तो ये बनेगा 189। 22 से या तो गुणा कर लें या फिर 22 के 2 टुकड़े कर लें, मैं इसको 11 गुणा 2 बोल सकता हूं। तो क्या होगा, क्योंकि 11 से गुणा करना थोड़ी आसान है, 11 नेम 99 का 9 हासिल 8, 11 अट्ठे 88, 88 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 97 का 7 और हासिल 9, 11 एकम 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 गुणा 2। इसका 2 गुना करते जाएं तो 2 नेम 18 का 8 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 15 का 5 हासिल 1, तो 1 ऐसी रहेगा, और 2 दूनी 4, तो 4158 मीटर क्यूब, क्योंकि सारी वैल्यूज हमें मीटर में दे रखी हैं, तो मीटर की घात 3 हमारा आंसर बन जाएगा, मीटर की घात 3, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए आंसर सही है, 4158। अगला प्रश्न देखते हैं, एक गर्ल है, लड़की, जिसने एक लैपटॉप 25,000 में परचेज किया, खरीदा, और उसको 30,000 में बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत दोनों में से क्या है वो बताना है, ठीक है। चलो भाई, तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना है, 25,000, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है वस्तु का 30,000, ठीक। तो लाभ या हानि कैसे पता चलेगी, जब हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर करेंगे। तो अंतर कर लो जरा इसका, भाई 25 की वस्तु को 30,000 में बेचा गया, तो ज्यादा में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो ये तो हो गया लाभ, और कितना
5,000 का, दोनों के बीच का अंतर। ठीक, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा भाई? लाभ प्रतिशत होता है जितना भी लाभ हुआ बटे में आपका क्रय मूल्य यानी कि 25,000 और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो ये इसको 5 बार काट देगा, 5 से भाग कर देंगे तो 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, तो 20% का प्रॉफिट आ जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 20% प्रॉफिट। अगला प्रश्न क्या है? एक सम है, एक धनराशि है, अमाउंट्स टू मतलब इतना हो जाती है 2200 रुपए 5% रेट से और 2320 रुपए 8% रेट से इन सेम पीरियड ऑफ टाइम, समान समय में। तो हमें बताना है कि समय क्या होगा, वो समय बताना है। तो भाई एक चीज देखो, 5% से तो 2200 बना, ठीक है, मतलब ऐसा अगर लिखें 5% से तो बन गया वो 2200 और 8% से 8% से बन गया 2320 2320। ये बात हम ओरली कर सकते हैं। 5 और 8% का अंतर 3% का है, 2200 और 2320 में 120 का अंतर है। तो ऐसे डायरेक्ट कर लो कि 3% जो है वो 120 के बराबर है, रुपए के बराबर, तो 1% का मान 40 के बराबर। तो जब 1% 40 रुपए को दिखा रहा है और 5% रेट लगा पहले वाली स्थिति में, तो 5% का मान कितना हो जाएगा? 40 गुणा 5 यानी कि 200 रुपए। तो कहने का मतलब जो आपके 2200 बन गए, उस 2200 में 5% यानी कि 200 रुपए के बराबर है। तो 2200 में से 200 घटा दो तो मूलधन कितना बचेगा? 2000 बचेगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर 5 गुणा समय तो निकालना है बटे 100। तो 1 2 2 जीरो यहां से कैंसिल, 1 जीरो इसको कैंसिल कर देगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो समय आ जाएगा यहां से आपका 2 वर्ष। ये उत्तर हमारा बन जाएगा। अगला प्रश्न, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। ट्रेन की चाल हमें दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और वो क्या कर रहा है भाई? वो एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर रही है। तो आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है क्या होगी। ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ वो अपनी बराबर लंबाई भी दूरी तय करती है। तो चाल बराबर दूरी बटे फॉर्मूले से, चाल कितनी? 90, इसको 5/18 से गुणा कर दें, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है तो दोनों की लंबाई को समान मान लें। जैसे कि L अगर लंबाई है ट्रेन की तो L ही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। और ट्रेन दूरी की जगह हम क्या लगाएंगे? ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो दूरी की जगह लगेगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि बराबर है, और बटे समय। भाई 1 मिनट है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया है। तो 18 पंजे 90, तो 5 पंजे 25, 25 150, तो 2 टाइम्स ऑफ L यानी कि बराबर आ जाएगा 1500। तो L बराबर कितना आ जाएगा? 1500 का आधा यानी कि 750 मीटर, और ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। ट्रेन की लंबाई 750, उतना ही प्लेटफॉर्म होगा। दोनों में से कुछ भी पूछा होगा तो कैलकुलेट हो जाएगा। अगला, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:4, मासा दे रखा है 4, लासा बताना है। ठीक, तो क्या करना है? एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ कितना है? 4, जो अनुपात है उसकी गुणा यानी कि 5 गुणा 4, 5 चौक 20 चौक 80। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ए, बी और सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। कितने समय लगेगा कार्य पूरा होने में? यदि ए क्या है? ए डज द वर्क एंड ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। मतलब कि ए प्रतिदिन कार्य कर रहा है, बी और सी उसकी मदद करने के लिए तीसरे दिन में आते हैं। तो ऐसे कार्य कितने समय में पूरा होगा? तो पहली चीज, ए करता है कार्य को 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, ठीक, और सी करता है 60 दिन में। तो सबसे पहले वही हम कुल कार्य निकाल लें, तीनों का एलसीएम, समय का 60, फिर क्षमता 20 से 3 बार करें, 30 से 2 बार करें, 60 से 1 बार करें। अब देखो
ए तो रोजगार करता है, ठीक। तो शुरुआत के प्रारंभ के 2 दिनों में ए के साथ तो कोई नहीं है, तो ए 2 डेज में 2 दिन में कितना काम करेगा अपनी क्षमता के आधार पे, यानी कि 6, 2 दिन हो गए। अब अगला दिन जब आएगा ए बी और सी तीनों काम करेंगे, ठीक है। यहां पर तीसरे दिन थर्ड लिख देता हूं, ठीक है। तो ए कितना करेगा 3, बी करेगा 2 और सी करेगा 1, यानी कि 6। तो अब देखो दूसरा दिन और तीसरा दिन, तो 2 और 1 टोटल 3 दिन हो गए। तो हम ऐसा बोल पाएंगे कि 3 दिन है और वहां पर आपका 6 + 6 यानी कि 12 कार्य हो गया। और 12 से मुझे करवाना कितना है 60, तो 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुणा की जाएगी 60, तो दिनों में भी क्या हो जाएगी 5 ही गुणा हो जाएगी, यानी कि 15 दिन लगेंगे इस प्रक्रिया से। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का एक सवाल था, क्या लिखा है 3.8, ऐसे लिख लो इसको, 3.8 माइनस ये 4.2 और 0.7 है, मतलब आप इसको 42/7 समझ सकते हो। तो 6 बार कट जाएगा और 6 बार काटोगे 3 से गुणा यानी कि 18 हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस 5 गुणा 2 और बटे में है 0.5, पॉइंट इसको 0 बढ़ा दें ऊपर, 5 से 5 काट दें एक बार। 3.8 और 18 का गुणा, 3.8 में 2 जोड़ो 0.2 तो बन गया 4, 4 और 18 में 14 का डिफरेंस होता है। तो ये मतलब कि माइनस का 14.2 और प्लस का कितना हो जाएगा 20, 0.2 में 0.8 जोड़ो तो 15 बन गया, 15 और 20 में 5 का अंतर है। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 5.8 और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर लग जाएगा। अगला सवाल, एक लड़का है जिसके पास 60 रुपए हैं टोटल, और विच इज सम ऑफ रुपीज 1 रुपी 50 पैसे 25 पैसे, कॉइन्स आर इन रेशियो 568। भाई यहां पर जो अनुपात दे रखा है वो सिक्कों का अनुपात दे रखा है, और कौन कौन सिक्के हैं, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं, ठीक। और हम बात कर रहे हैं कॉइन्स की, 5:6:8, 5 6 8 ये आ गया। भाई देखो क्वेश्चन में कुल 60 रुपए दे रखे हैं और ये जो अनुपात है ये सिक्कों का है। तो जब कभी प्रश्न में ऐसा हो सिक्कों का अनुपात हो और कुल रुपए दे रखे हो, तो सिक्कों से हम रुपए बनाते हैं, ठीक। अगर मैं रुपीस या फिर वैल्यूज उनकी कीमत का अनुपात निकालूं तो कैसे आएगा, भाई 1 रुपए के सिक्के 5 है मेरे पास, तो सीधी सी बात है 5 रुपए के बराबर होंगे, ठीक। तो ये तो 5 रुपए बन गए। फिर मैंने कहा कि मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हैं और वो टोटल गिनती में 6 सिक्के हैं, ठीक है। तो कितने रुपए के बराबर होंगे, जब 2 50 पैसे के सिक्के हम लेते हैं तो 1 रुपया बनता है, ठीक। तो 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे 3, और ऐसे ही आगे आ जाओ 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, 4 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो 1 रुपए बनाते हैं, तो 8 कितना बनाएंगे, 4 से भाग कर दो 2, ये कुल रुपए का अनुपात आ गया। सारे रुपए जोड़ दो जरा, रुपए का अनुपात है 5 3 8 और 2 10, और 10 नहीं है, क्वेश्चन में कितना बोला है 60 रुपए है, तो 1 यूनिट का मान 6 रुपए के बराबर आ जाएगा। हमें बताना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों के पहले क्या करो रुपए बना दो, ठीक। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 रुपए के बराबर है, और 25 पैसे के 1 रुपए में 4 कॉइन होते हैं, तो 12 की 4 से गुणा करो तो 48 आ जाएगा, ठीक। वैल्यू ऑफ 25 पैसे कितना हो जाएगा 6 गुणा 2 के अनुपात में 12 रुपए, ठीक। तो फिर नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे, 1 रुपए में तो 4 होते हैं, तो 12 रुपए में कितने हो जाएंगे 48, और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही बनेगा। इसके बाद x4461 दे रखा है, x4461, और क्या लिखा है इज डिविजिबल बाय 11, ये 11 से विभाज्य है, तो हमें x का मान बताना है। तो देखो भाग का नियम, 11 से भाग का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के सम और विषम पदों पर उन सारे अंकों का योग कर लें,
उन योगों उनका अंतर जो है या तो 11 का गुणज या फिर डिफरेंस उनका 0 होना चाहिए। मतलब कि जैसे मतलब ये आपका फर्स्ट नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है और एक आपका 5वें नंबर पे है। ठीक है, तो पहले आप सारे सम स्थानों पर जितने भी अंक हैं उनको जोड़ें। मतलब कि सम पर पहले विषम को जोड़ लें, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप 1, 3 और 5 को जोड़ेंगे। तो हम 1, 3 और 5 को जोड़ने वाले हैं पदों पर। मतलब कि x + 4 + 1, ये तो उन पदों का योग हो गया जो विषम स्थान पर हैं। अब जो सम स्थान पर हैं वो कौन से भाई, 2 और 4। ठीक, मतलब कि 4 + 6, इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज होना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 5 - 10 = 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे यहां से, 5 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर यहां से बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, इसमें केवल हमें क्या करना था, 11 से भाग का नियम लगाना था। ठीक, चलिए, तो 21 से लेकर 30 तक के जो हमारे क्वेश्चन थे ST 48 में, उनके ये हमारे आंसर्स थे। इसी तरह क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाना है। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.